ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर डेज़ी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उसी के साथ साथ उसके सिस्टर की भी वेडिंग थी। हाँ, दोनों यहाँ पर अलग मैन से शादी करने वाले हैं, लेकिन उसकी सिस्टर जिस पर्सन से शादी करने वाली है वो पर्सन तो हेड ऑफ द फैमिली है एंड बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन। इतने में वहाँ पर उसकी सिस्टर लिली आ जाती है उसके लिए नेकलेस सिलेक्ट करते हुए। आपको लग रहा होगा कि ये वापस से वही सिस्टर्स होंगी जिनके बीच राइवल होगा, झगड़े होंगे, बट नहीं, ये दोनों तो शुरुआत में यहाँ पर बड़े ही प्यार से नजर आते हैं। डेज़ी अपनी बड़ी बहन लिली को देखकर पूछने लग जाती है कि आखिर आपने वेडिंग ड्रेस अभी तक क्यों नहीं पहना। लिली कहती है कि क्या करें, ये शादी ऐसे भी तो यहाँ पर बस एक बिजनेस अलायंस है और कुछ भी नहीं। डेज़ी बोलती कि सही कहा, हमारे हस्बैंड से तो ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी सिस्टर है, यानी कि तुम। ऐसे भी यहाँ पर आपको तो पता ही है कि लोग होते कैसे हैं। लिली कहती कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक साथ चीजों को सॉर्ट कर देंगे, और ऐसे भी तुम्हारा हस्बैंड दिखने में बहुत हैंडसम है। अब फाइनली यहाँ पर वेडिंग का टाइम आ ही जाता है, लेकिन उस समय यहाँ पर अचानक से स्टाफ आकर उन सभी को एक बैड न्यूज देता है कि जिस प्राइवेट जेट से वो लोग आ रहे थे उसमें यहाँ पर माल फंक्शन हो चुका है, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर इस वेन्यू पर पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा देरी हो जाएगी, विच मीन्स अब यहाँ पर इस वेडिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन तब तक यहाँ पर लिली आती और डिसीजन बनाते कि नहीं, वेडिंग पोस्टपोन नहीं होगी, वेडिंग यहाँ पर विदाउट ग्रूम ही होकर रहेगी। जिसके बाद में यहाँ पर इस बात को वो मिस्टर फू को पूछता है और वो लोग यहाँ पर अप्रूवल भी दे देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डीसी को वो उसके हस्बैंड की तरफ से रिंग पहना देती है। सभी लोग यहाँ पर लिली की तारीफ कर रहे थे कि भले चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कितना ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, लिली के पास यहाँ पर सभी चीज़ों का सोल्यूशन होता है और वो बड़े कॉन्फिडेंटली यहाँ पर अपने सभी डिसीजंस लेती है। अब यहाँ पर वेडिंग तो खत्म हो जाती है और वेडिंग के बाद वो लोग यहाँ पर घर के आ रहे होते। दोनों सिस्टर्स इतनी ड्रंक थी कि 8 और 3 उन्हें आधे आधे नजर आ रहे थे, विच मीन्स दोनों यहाँ पर अलग अलग रूम में चली जाती है। लिली उस रूम में जाते जिस रूम में डेज़ी को जाना था और डेज़ी उस रूम में जिस रूम में यहाँ पर लिली को जाना था। फिर यहाँ पर तब तक दोनों ब्रदर्स भी आ जाते हैं, जिसमें से बड़े वाले भाई का नाम फू होता है तो छोटे वाले का शन। उस समय यहाँ पर फू शन से कहते कि ध्यान रखना, वो छोटी सिस्टर है और थोड़ी सी डेलिकेट और इनोसेंट है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर भी है, तो अगर वो तुम पर चिल्लाए भी तो अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना, उस पर चिल्लाना नहीं। तो वो अपने भाई को ओके बोलकर वहां से चला जाता है। वह दूसरा फू भी यहाँ पर दूसरे रूम में आ जाता है। उस समय जैसे यहाँ पर वो डीसी को देखता है उसे डाउट होता है कि कहीं वो गलत कमरे में तो एंटर नहीं कर गया, पर उसके हाथ में यहाँ पर जियांग फैमिली की रिंग होती है, वही रिंग जिस रिंग को यहाँ पर लिली ने डेज़ी को वेडिंग के टाइम पे दी हुई थी। तब उसे वो बड़ी सिस्टर समझते हुए यहाँ पर अप्रूव कर देता है। डेज़ी तो यहाँ पर खुद ब खुद फू को अपने पास लाती है और उसी बीच उन दोनों के बीच में कट हो जाता है। वह दूसरा यहाँ पर देखता है शन को, जो कि एंटर करता है एंड वो लिली को देखता है। वो तो उसे यहाँ पर बीन बैग पर अकेला ही छोड़कर जाने वाला था, बट उसे लगता है कि नहीं, अब ये मेरी वाइफ है, अगर ये यहाँ पर सोई तो इसे ठंड लग सकती है, तो फिर वो उसे उठाकर ले जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो लिली का अलर्ट मोड ऑन था। लिली ने यहाँ पर खुद फू या फिर शन की शक्ल नहीं देखी, वो तुरंत ही यहाँ पर उसे अप्रोच करना शुरू कर देती है और यही चीज मेकआउट और एंटायर नाइट में बदल जाती है। एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है उन सभी को एक दूसरे की शक्ल नजर आ रही थी। लिली तो यहाँ पर शन को धक्का मार देती है और वह दूसरे यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि फू को देखते ही जोर से चिल्ला लेती है। आना इन चारों को समझ आ जाता है कि इन चारों ने गलती कर ली है। इतने में यहाँ पर फू का असिस्टेंट आकर बता रहा था कि सर, हम इस मैरिज को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ओरिजिनली आपकी शादी यहाँ पर मिसेस लिली के साथ होने वाली है और वह वही होकर रहेगी बिकॉज वो एक बिजनेस अलायंस है, वही हेड ऑफ द फैमिली है और वही जियांग फैमिली को लीड करती है, और साथ साथ आप भी। आप दोनों की शादी इसलिए हो रही थी ताकि आप लोग मिलकर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके, लेकिन अगर आपकी वाइफ एक्सचेंज हो जाएगी तो फिर शेयर होल्डर के डिसीजन से बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहता था, जिसके बाद में असिस्टेंट जाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। यहाँ पर लिली शैन को भी लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो डीसी को देखती समझ जाती है कि इन दोनों के बीच भी नाइट स्पेंड हो चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन से जरूर बनाने पड़ेंगे, जो हुआ उसे हम बुला तो सकते नहीं है, अब गलती हो गई तो फिर हो गई, जिस चीज को अब हमें यहाँ पर सुधारनी पड़ेगी।
माना कि यहाँ पर मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली थी और तुम्हारी सिस्टर की मेरे छोटे भाई के साथ। लेकिन इसमें क्या हुआ, हम यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे हमारी शादी को। तब यहाँ पर डेज़ी कुछ बात समझ नहीं पाती है एंड वो उन्हें समझाने लग जाता है कि देखो, ऐसे भी यहाँ पर पहले वेडिंग होने वाली थी और उसके बाद हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले थे। वेडिंग के दौरान हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो लोगों को पता नहीं होगा कि हमारी शादी किसके साथ हुई है। और ऐसे भी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ पर अगर किसी ने उस सर्टिफिकेट को देख भी लिया तो हम कह देंगे कि प्रिंटिंग में एरर आ चुका है। लिली यहाँ पर डेज़ी से पूछ रही होती है कि क्या वो इन सभी चीज़ों को लेकर ठीक है, क्योंकि उससे यहाँ पर डेज़ी की मन की बात जानी थी। डेज़ी खुद यहाँ पर सोचती है कि गलती तो यहाँ पर हम दोनों की थी, हम दोनों यहाँ पर गलत रूम में थे। ऊपर से अंधेरा था जहाँ पर हम में से किसी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी सिस्टर की शादी यहाँ पर मिस्टर फू के साथ एक अलायंस की तरह हुई है, तो फिर मैं यहाँ पर उस पर इम्पैक्ट पड़ने नहीं दे सकती। जिसके बाद में यहाँ पर वो लिली से कहती कि हाँ, वो इस चीज़ को अप्रूव करती है। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि अगर डेज़ी रेडी है तो मैं भी, अब हम यहाँ पर इस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। शैन कहने लग जाते कि एक सेकेंड, तुम तीनों मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते? मैं भी तो यहाँ पर इस डिस्कशन का पार्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि हम इस चीज़ के वर्कआउट कर सकेंगे या फिर नहीं। लिली कहती कि क्यों, कल रात को यहाँ पर तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा? और यहाँ पर वो उसे अपने क्लोज बुलाती है, ये कहते हुए कि अगर तुम इस चीज़ को तोड़ना चाहते हो तो फिर भी हम तोड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर वो फू से पूछने लग जाती है कि क्या कोई तुम्हारा यहाँ पर तीसरा भाई है जिसके साथ मैं शादी कर सकती हूँ? शैन बोलता है एक सेकेंड, मैंने मना तो नहीं किया, मैं बस यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, अगर तुम तीनों रेडी हो तो फिर मुझे तो रेडी होना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जिसके बाद चारों यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। लिली यहाँ पर डेज़ी से एक आखिरी बार भी पूछती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम फू के साथ कंफर्टेबल रहोगी? डेज़ी कहते हैं कि हाँ, मैं कंफर्टेबल ज़रूर रहूँगी। जिसके बाद में यहाँ से लिली और शैन तो चले जाते हैं। और उस समय यहाँ पर डेज़ी को बिलीव नहीं हो रहा था, वो पर्सन जो कि कल तक यहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ था, आज उसका हस्बैंड बन गया। उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सा साइलेंट था। तब यहाँ पे वो खुद ही बातें करना शुरू कर देती है और वो उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है। ये कहते कि आज तुम यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहे हो। तब तो यहाँ पर फू को बिलीव नहीं होता कि डेज़ी ने उसे यहाँ पर हस्बैंड बुलाया है। तब वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे हस्बैंड सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन डेज़ी भी इस बात का बुरा नहीं मानती है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें फ़िलहाल तुम्हारे नाम से एड्रेस करूँगी और धीरे धीरे यहाँ पर तुम यूज्ड भी हो जाओगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली वो बैठकर सिर्फ चिप्स ही खाई जा रही थी और वो चीज़ें यहाँ पर फू को डिस्टर्ब करने लग जाती है, बिकॉज यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है अकॉर्डिंग टू फू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ, जो कि यहाँ पर डेज़ी को फॉलो करनी होती है। तब वो डेज़ी से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए और डेज़ी को ठीक ऐसा ही लगता है जैसे लिली उससे बात कर रही हो। वो उसे यहाँ पर एकदम अटेंटिवली सुनना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो उसे समझाता है कि देखो, अब तुम यहाँ पर इस फैमिली की यंगेस्ट डॉटर इन लॉ नहीं रही, तुम सबसे बड़ी डॉटर इन लॉ बन चुकी हो, जहाँ पर तुम्हें मेरे साथ कुछ इवेंट्स में भी जाने पड़ेंगे और इन इवेंट्स में जाकर यहाँ पर मेरे साथ परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो फिर कुछ चीज़ें हैं जिसे तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी एज ए एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ। डेज़ी कहती कि आई नो, एंड तुम चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं वो सभी नॉर्म्स को फॉलो करूँ। ये सुनते ही यहाँ पर उसे लगता है कि शायद से वो समझ गई, बट वो इतने में यहाँ पर चिप्स के बैग के अंदर कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। और तब फू को लगता है कि शायद से ये मेरी बातें समझी नहीं है, लेकिन उस समय तो वो चिप्स नहीं बल्कि फू के लिए सूप ढूंढ रही थी, जो कि उसने यहाँ पर अपनी आंट से कहकर बनवाया था, क्योंकि फू को सुबह से सर्दी जो लग चुकी है। एंड तब फू को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि उसने तो यहाँ पर डेज़ी को मैरिज के फर्स्ट दिन ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया और वही दूसरे यहाँ पर वो उसे अपने साथ इसके बाद में होम टाउन चलने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। जब यहाँ पर वो लोग घर पर बहुत से है उस समय तो यहाँ पर डेज़ी बहुत नर्वस थी। वो फू से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ इन केस अगर यहाँ पर मम्मा पापा मुझे पसंद नहीं करेंगे तो फिर क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर कोई बहाना ढूंढकर मुझे जल्दी से यहाँ के बाहर निकाल दोगे। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल लगा तो तुम मुझे यहाँ पर इशारे कर देना, मैं कोई बहाना मारकर हम दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। फिर वो लोग जब अंदर की ओर जाते हैं वो लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। अंकल कहते कि जो अनहोनी थी अब तो वो हो चुकी, लेकिन मेक श्योर करना कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन 1% भी डाउन नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर फू को
अपने स्टडी रूम में आने के लिए कहते हैं। एंड यहाँ पर डेज़ी आंटी के साथ बैठ जाती है बातें करने के लिए। आंटी यहाँ पर बहुत ही काइंड होती है और वो यहाँ पर डेज़ी को अपने खानदान के पुष्टि ब्रेसलेट दे देती है। वो ब्रेसलेट को देखते ही यहाँ पर डेज़ी उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना शुरू कर देती है। और वह दोस्त यहाँ पर अंकल को देखते जो कि ऑनेस्टली बहुत रूड थे। वो यहाँ पर फू से कहते कि देखो, गलती तो यहाँ पर हो गई है, लेकिन हमें भी पता कि डेज़ी किस टाइप की वुमन है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो सीरियस कभी होगी या नहीं होगी, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं तुम्हें यहाँ पर 3 मंथ का टाइम देता हूँ। इन 3 मंथ्स में तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना होगा कि डेज़ी यहाँ पर उन सभी नॉर्म्स को फॉलो कर रही हो जो कि क्लासिफाइड फू फैमिली की डॉटर इन लॉ कहलाई जा सकती है। अगर इन 3 महीनों में वो वैसी नहीं बनी तो माफ़ करना, तुम्हें उससे डिवोर्स देना होगा और उसके बाद से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्वालिफाइड वाइफ्स ढूंढना शुरू कर दूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर फू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर डेज़ी थोड़ी सी इमेच्योर और थोड़ी सी चाइल्ड लाइक बिहेव करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 महीने में हम यहाँ पर इस पर गिव अप कर देंगे। पर फिर भी अपने डैड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसे यहाँ पर उन्हें हाँ कहना पड़ता है। वो जैसे यहाँ पर आता है वो अपनी वाइफ डेज़ी एंड मम्मा को देखता है जहाँ पर दोनों ही बड़े प्यार से बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फोटोज भी क्लिक कर रहे थे। डेज़ी कहते कि घर पास थी जिसमें आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, वो फोटोज यहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूंगी। फू के आती यहाँ पर डेज़ी उससे क्वेश्चन करती है कि कहीं फादर इन लॉ ने तुम्हें यहाँ पर चिल्लाया तो नहीं। फू कहता कि नहीं, आखिर वो क्यों ऐसा करेंगे। डेज़ी बोलते कि आई नो कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और ऐसे भी उन्हें यहाँ पर फैमिली रेपुटेशन की बहुत बड़ी है। मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर की तरह फेमस नहीं हूँ ना, और ना ही फैमिली को लीड करती हूँ, तो शायद मुझे लगा कि वो मुझे नहीं पसंद करते होंगे और उसने उन चीज़ों की वजह से तुम पर चिल्ला दिया होगा। फू कहता है कि नहीं, तुम बस ओवरथिंक कर रही हो। और वही दूसरी और आंटी को यहाँ पर फू से कुछ पर्सनल बातें करनी थी, इस वजह से यहाँ पर डेज़ी कार में जाकर वेट करती है। एंड तब यहाँ पर आंटी तो अपने हस्बैंड के कंप्लीट अपोजिट होती है। वो फू को यही समझाती है कि देखो, माना कि यहाँ पर ये सब कुछ एक मिसफॉर्च्यून था, तुम्हारी शादी यहाँ पर डेज़ी से नहीं होने वाली थी, बट फिर भी अब वो हो चुकी है, विच मीन्स भगवान ने कुछ ही सोच समझ कर ये सब कुछ करवाया होगा। यहाँ पर वो थोड़ी सी इमेच्योर ज़रूर है लेकिन बुरी नहीं है, दिल की बहुत साफ और काइंड हार्टेड वुमन है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर उसे हमेशा खुश रखो, बेटर होगा। और ये बात तुम दोनों के रिलेशनशिप की, तो वो समय के साथ साथ यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। वो भी यहाँ पर अपनी मम्मा को प्रॉमिस करता है कि वो डेज़ी को कभी मिसट्रीट नहीं करेगा और नहीं डिसअपॉइंट होने देगा। फिर इसके बाद में वो लोग यहाँ पर कार से जा रहे थे और समय यहाँ पर फू को अपने डैड और अपनी मॉम उन दोनों की बातें याद आ रही होती है जो कि कंप्लीट अपोजिट थी। यहाँ पर तो वो बच्चों के जैसे कंटिन्यूसली मोबाइल और टैब्स देखे जा रही थी और वो फनी रील्स भी यहाँ पर से दिखा रही होती है जहाँ पर फू से प्रॉपरली स्ट्रेट बैठने के लिए कहता है। डेज़ी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं कार में बैठी हूँ और ऐसे भी यहाँ पर ब्लैक कवर लगे, कौन ही मुझे देख लेगा। वो कहता है कि देखो, तुम समझ नहीं रही हो, यहाँ पर हम कैसे खाते हैं, बैठते उठते हैं, वो सब कुछ हमारे मायने रखता है। डेज़ी यहाँ पर कार रोकने के लिए कहती है और आगे जाकर बैठ जाती है, कहती है कि अब ठीक है, मैं यहाँ पर स्ट्रेट बैठी हूँ, मेरे हाथ भी यहाँ पर मेरी नीज पे रखे हुए हैं, अब तो तुम्हें ठीक लग रहा होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पहुँचते और डेज़ी को तो बहुत गुस्सा आता है कि मेरी फैमिली वाले मुझसे कितना लव करते और मुझे किसी चीज़ को लेकर रोकते टोकते नहीं है, और एक ये है जो मुझे यहाँ पर चलना सिखा रहा है। और ये सब कुछ यहाँ पर मिस्टर फू के सामने बोलकर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रात के समय वो अपनी सिस्टर लिली को कॉल लगाती है और उसे यहाँ पर ब्रेसलेट दिखा रही थी जो कि यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने उसे दिया हुआ था। लिली कहती कि कहीं कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। डेज़ी बोलते कि नहीं अंकल, आई मीन फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ साथ तो मुझे भी पसंद करने लग जाएंगे। लिली कहती कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर तुम मुझे तुरंत ही बताना, होल्ड बैक मत करना। और वही दूसरे यहाँ पर फॉलो कर रही होती है शेन को। शेन कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। लिली कहती कि वो इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पर कोई इमेच्योर बिहेवियर ना कर दो और इस वजह से यहाँ पर मुझे भुगतना पड़े। जैसे ही यहाँ पर वो यू टर्न लेता है उस लोकेशन से, वैसे रिपोर्टर्स आ जाते उसकी फोटोज लेने के लिए एंड यहाँ पर तो वो उसे ब्लॉक ही कर देते हैं एंटायर रास्ता उसका। जिसके बाद में यहाँ पर लिली को नीचे उतरना पड़ता है शेन की मदद करने के लिए और वो उसका हाथ पकड़कर उसे भगा कर ले चली जाती है और फाइनली वो लोग यहाँ पर एक सेफर प्लेस पर आ जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स तो अभी तक भी जा कर थे जहाँ पर लिली तुरंत ही उसे हक करने लग जाती है ताकि उन सभी को ऐसा लगे कि वो तो शेन है ही नहीं और जी यहाँ पर ऐसा ही होता है।
लेकिन फिर घर जाने पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटेंसली किस करने लग जाते हैं और वो किस से एंटायर बेकार में बदल जाती है। लिली को इतने में यहाँ पर कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट की तौर से, जहाँ पर वो उसे तुरंत ही विद इन 10 मिनट्स ऑनलाइन मीटिंग को प्रिपेयर करने के लिए कहती है। शेन कहता है कि इतनी रात को मीटिंग? वो कहते कि हाँ, कभी अपने भाई को आधी रात को मीटिंग पर जाते हुए नहीं देखा क्या? और हाँ, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद भी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग तक बेचारी डेजी यहाँ पर अपनी इस मॉर्निंग को एंजॉय कर रही थी, फनी वीडियोस देखते हुए। लेकिन यहाँ पर तो फू को ये भी चीज़ अप्रूव नहीं थी। वो उससे कहते कि प्लीज शांति से और ढंग से बैठ जाओ। तब यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि कोई बात नहीं फू, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। एंड इतने में वहाँ पर स्टाफ्स भी आ जाती है और वो स्पेशल स्टाफ थी जिसे यहाँ पर फू ने अरेंज करवाया था ताकि वो लोग यहाँ पर डेजी को चीज़ें सिखा सके। डेजी उनसे कहते कि यहीं पर इंतज़ार करो, मैं तब तक चेंज कर कर आ जाऊँ। वो लोग कहते कि ज़रूर, लेकिन हमें यहाँ पर शुरुआत आपकी क्लोथिंग से ही करना होगा। देखिए, आपने जो यहाँ पे पजामास पहने वो इनअप्रोप्रिएट है। डेजी कहते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पर स्टाफ यहाँ पर मना कर देती है, ये कहते हुए कि आपको यहाँ पर डिसेंट कपड़े पहने चाहिए। और ऐसे भी आप इतनी प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करती हैं जहाँ पर क्लासिक तो आपको दिखना ही चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अब पारी आ जाती है उसके खाना खाने की भी, और खाना खाने को तक लेकर उन्हें प्रपोर्शन दिए जाते कि आप इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। फिर पढ़ने की टाइम आ जाती है जहाँ पर वो लोग उसे अपनी मर्जी से प्रॉपरली बैठकर पढ़ने भी नहीं दे रहे थे और हर एक चीज़ में रोक टोक आए जा रहे थे। गुस्से में होकर तो डेजी वहाँ से चली जाती है तुरंत ही यहाँ पर फू के पास, कहते कि फू तुम थक तो नहीं गए काम करते करते, मैं तुम्हें शोल्डर मसाज दे देती हूँ। फू कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा क्लास तो यहाँ पर रात तक चलने वाला है, तो फिर ब्रेक तो पहले भी हो चुका है। और यहाँ पर तो वो समझ जाता है कि वो तंग आकर आई होगी, पर उसे पता होता है कि उसके डैड अगर कोई बात बोलते हैं तो वो एकदम पक्की सी बात होती है, वो अपने वर्ड्स को दोबारा चेंज नहीं करेंगे। विच मीन्स अब तो 10 से दिन ज़्यादा बीत चुके हैं और उनके पास अब बहुत ही कम टाइम है जहाँ पर उन्हें प्रूव करना ही होगा कि डेजी जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे डिवोर्स देना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था। तब वह यहाँ पर डेजी से कहता है कि देखो, नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पर एक चैरिटी इवेंट में जा रहा हूँ जहाँ पर तुम भी मेरे साथ चलो। और हाँ, जो भी चीज़ें वो लोग सिखा रहे हैं उससे प्लीज़ अच्छे से सीखो ताकि उस दिन जाकर यहाँ पर सभी के सामने ये चीज़ प्रूव हो सके कि तुम सचमुच वो फैमिली को बिलोंग करती हो। वही दूसरे यहाँ पर लिली डेजी से मिलने के लिए आती है, उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर, और वो सभी गिफ्ट्स ऐसे थे जो कि यहाँ पर डेजी को बहुत पसंद है। और डेजी को पता है कि एंटायर दुनिया में अगर कोई उसे अच्छे से जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ी सिस्टर लिली है। इतने में यहाँ पर लिली नोटिस करती है कि कुछ दिनों में डेजी ने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वेट लॉस कर लिया। तो वो उसे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं वो तुम्हें गलत से तो ट्रीट नहीं कर रहा। तो वो उसे कहते कि ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे है, लेकिन बस यहाँ पर मेरी फ़िलहाल स्कूलिंग चल रही है जहाँ पर एक एनरिच लेडी कैसे बनाना है वो मुझे वो लोग सिखा रहे हैं। खाने से लेके पढ़ने तक सब कुछ मुझे यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। लिली कहती कि देखा, मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि ये फैमिली एक बहुत ही प्रेस्टीजियस फैमिली है जहाँ पर कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक रहोगी, पर लगता है यहाँ पर ये लोग तुम पर कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल रहे। तुम चाहो तो हम डिवोर्स की बात कर सकते हैं, अभी भी टाइम कम नहीं हुआ है। अब यहाँ पर डेजी क्या ही बोले, बिकॉज उसे पता है कि डिवोर्स से यहाँ पर 2-3 चीज़ें हो सकती है। पहले कि उसकी सिस्टर वापस से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएगी, जो कि यहाँ पर डेजी नहीं चाहती कि वो अपनी सिस्टर को टेंशन दे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जियान फैमिली और फू फैमिली के बीच का जो अलायंस है वो भी टूट सकता है। और तीसरी, वो बुरा तो नहीं है, वो एक अच्छा पर्सन है और वो डेजी को बस नॉर्म्स ही तो सिखा रहा है। इसके बाद भी यहाँ पर वो उसे कहते कि नहीं लिली, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी कोशिश करूँ, बिकॉज ऐसे भी मैं खुद एक्सेप्ट करती कि मेरी जितनी एज है मैं वैसा बिहेव तो बिल्कुल नहीं करती। लिली कहती कि हाँ, बट खुद पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना, तुम्हें पता है ना मेरे लिए अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो तुम हो। एंड डेजी को ये बात सुनकर अच्छा लगता और ऐसी बात बहुत ही पहले से बताती। वही दूसरी यहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी कि फू भी तो ह्यूमन है, उसकी भी तो कोई वीकनेस हो सकती है। और इस चीज़ के लिए यहाँ पर वह शेन को कॉल लगाती है और शेन को पूछने लग जाती है। तब शेन यहाँ पर कहता है कि मेरे भाई की वीकनेस तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके सामने क्लिंजी एक्ट करोगी और क्यूट एक्ट करोगी
तो फिर शायद से यहाँ पर वो पिघल सकता है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है और कॉल कट करने वाली थी, बट शैन कहते कि एक सेकेंड, मेरी भी तो हेल्प कर दो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी सिस्टर की हॉबी है या फिर उसे पसंद हो? यहाँ पर डेज़ी को पता होता है कि उसकी सिस्टर बिजनेस के अलावा दिमाग में और कुछ भी नहीं लाती, बट वो यहाँ पर शैन को बताती है कि कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तुम उसके लिए केक मंगवा सकते हो, लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि केक ज़्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा स्वीट चीज़ें नहीं पसंद है। जिसके बाद शैन सोचता है कि उसे तब यहाँ पर लिली के लिए प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। वह दूसरे यहाँ पर होती है डेज़ी, जो कि फू के पास चली जाती है और वो जानबूझ के यहाँ पर उसके ईयर से क्लोज आती है, जहाँ पर फू तो तुरंत ही उसे अपने आप से दूर कर देता है, बिकॉज ये सभी चीज़ें उसे टर्न ऑन जो कर देती है। और उस समय यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जिसके बाद में यहाँ पर उसे बता दे कि उन्हें सेपरेट रूम में ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है कि अगर मैं और वो सेपरेट रूम में सोएंगे तो रात भर मैं यहाँ पर मूवीज देख सकती हूँ और स्नैक्स खा सकती हूँ। तो वो उसे यहाँ पर सैडली कहते कि ठीक है, मैं अकेली सो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते यहाँ पर बहुत खुश थी। इनफैक्ट उसका तो नाइट शो अभी से ही शुरू हो चुका था। लेकिन तब तक तो यहाँ पर वो आकर दरवाजा नॉक करने लग जाता है। डेज़ी सोचती कि मैं ऊपर नहीं करूँगी तो वो चला जाएगा, और वो वैसे ही सोचती है और स्नैक्स खाना शुरू करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर से पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब वो तुरंत ही बाहर भागती है और वो तभी भी बाहर खड़ा था। तो वो उसके पैर पकड़ कर नाटक करना शुरू कर देती है कि क्या प्लीज़ मैं यहाँ पर तुम्हारे बेडरूम में नहीं सो सकती तुम्हारे साथ, मुझे बेडरूम ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। और वह जानबूझकर इसलिए सब कुछ बोलती है ताकि वो उसके स्नैक्स को देख ना ले। जिसके बाद में वो उसे अलाउ करता है। यहाँ पर वो उसे जब चादर उड़ा रहा था तो वो कंटिन्यूसली अपना बनी मांग रही थी, तो वो उसका बनी लेने चला जाता है उसके बेडरूम में, और तब उसे सभी स्नैक्स दिख जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर उसे बनी तो देता तो है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी के लिए उसका हाथ ही काफ़ी होता है। वह दूसरी ओर शैन अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और अपने न्यू सॉन्ग के लिरिक को कंपोज कर रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिंगर जो होता है। और वही दूसरे यहाँ पर लिली आ जाती है और ये टास्क उसके लिए और भी सिंपल हो जाता है, बिकॉज वो सॉन्ग यहाँ पर फर्स्ट लव वाला था और लिली भी अब यहाँ पर उसकी फर्स्ट लव बनी चुकी है, तो लिरिक्स सीखना उसके लिए और भी आसान हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा डेकोरेशन उसने ही किया था ताकि यहाँ पर वो लिली को एक अच्छा हैप्पी बर्थडे कर सके, वो भी रात के 12 बजे। तब वो यहाँ पर उसे विश भी करता है, जहाँ पर लिली उसके हाथों से गिटार लेकर खुद भी एक सॉन्ग गाती है और गिटार भी प्ले करती है। अब शैन को लग रहा था कि शायद से उनकी क्लोजनेस बढ़ सकती है, बट लिली तो यहाँ पर वापस से मीटिंग की बात करना शुरू कर देती है। अब लिली तो जा चुकी थी, तो फिर यहाँ पर केक को वो खुद खाने लग जाता है। और वो फर्स्ट टाइम था जहाँ पर सबसे पहली बार उसने उस केक को टेस्ट किया था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसे याद था कि बचपन में बस एक बार उसे केक खिलाया गया था और उसके बाद कभी नहीं। तो वो अपने भाई को कॉल करके रहता है कि केक इतने टेस्टी होते हैं और तुम मुझे कहा करती थी कि वो बहुत कड़वे होते हैं, आखिर तुम इतने छोटे क्यों हो? तब उसका भाई उसे बताता है कि क्या तुमने खाया है उसे? वो कहता है कि हाँ खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है और भी खाऊंगा, पूरा केक ही मैं ख़त्म कर दूंगा। और तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि तुम्हें क्रीम से एलर्जी है, इसलिए हमने तुमने आज तक केक दिया नहीं है। ये सुनने पर तो वो बेचारा एलर्जिक रिएक्शन के बारे में वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी घर पर जाती है, जहाँ पर वो अपने साइड की कजिन्स को इंट्रोड्यूस करवाई थी फू से एक एक कर। और वो धीमी आवाज़ में यहाँ पर फू से कहते कि मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद। ये लोग हमेशा यहाँ पर मुझे उन तीनों से कंपेयर करते रह जाते। डेज़ी को एक बात समझ नहीं आती कि ये दोनों तो नॉर्मली यहाँ पर घर के कपड़ों में बैठती है, लेकिन आज इतना अजय से बन ठन के क्यों बैठी है? और वही दूसरे यहाँ पर फूकी और उन तीनों की बातें होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर डेज़ी को बहुत ही लेफ्ट आउट फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद से इतना मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और करेजियस है, इसलिए यहाँ पर फू को पसंद आई होंगी। लेकिन यहाँ पर फू का ध्यान डेज़ी पर भी होता है। वो उसे टाइम टू टाइम पानी पिला रहा था। इतने में जब यहाँ पर जाने का समय आता है, तब जानबूझ के यहाँ पर वो लड़की उस प्लेट को गिरा देती है और यहाँ पर इंसान डेज़ी पर डाल देती कि तुम भी ना शुरुआत से कितनी क्लमजी हो। और जानबूझ के यहाँ पर तीनों एक एक करके यहाँ पर डेज़ी को टॉन्ट मारना शुरू कर देती कि आखिर ये कैसी रिच वुमन है। उतने में यहाँ पर फू अपने हाथों से उसके शूज़ को क्लीन करता है और उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देता है कि देखो वो मेरी वाइफ है, और ऐसे भी न जाने यहाँ पर गलती किससे हुई है, बट वो एक गलती तो है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्लेट गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी मिलकर मेरी वाइफ को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करोगी। और ऐसे भी एक वेल्दी फैमिली के नॉर्म्स रेगुलेशंस क्या होते हैं ये तुम में से किसी को कैसे पता होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो डेज़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है
उन लोगों तो बिलीव हो ही नहीं रहा था कि सचमुच वो ने यहाँ पर डेजी के शूज खुद के हाथों से क्लीन किए और उसने उसका साइड तक लिया। फिर इसके बाद ही यहाँ पे वो लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे वो फू को थैंक के बोलने लगती है उसका साइड लेने के लिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पे वो उसे प्रॉमिस भी करती है वो सचमुच एक क्लासी लेडी बनकर दिखाएगी, जो कि यहाँ पर फू फैमिली को एकदम फिट बैठे। और साथ ही साथ वो उसे छोटी सा किस भी करती है, वही किस जो कि यहाँ पर उसने शन ने बताया था, जिससे यहाँ पर फू पिघल जाता है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। फाइनली उसे टाइम मिल जाता है, जहाँ वो अपना फ़ोन चेक करती, तब डेजी ने उसे यहाँ पर ढेर सारे ऑडियोज़ भेजे थे, पूरे दिन की बात बताते हुए कि किस तरीके से वो घर पर गई और घर पर एक बार फिर से उन तीनों ने मिलकर उसे बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फू ने अपने हाथों से उसके शूज़ को क्लीन किया। ये सभी बातें सुनकर लिली को भी अच्छा लगता है कि फू यहाँ पर एकदम अच्छे से उसे ट्रीट कर जा रहा है, और क्रीम से उसे फिर याद आता है शन के एलर्जिक रिएक्शन के बारे में, तो वो उसे यहाँ पर एड्रेस मांग लेती है हॉस्पिटल का, ताकि वो पर्सनली जाकर उसे विजिट कर सके। एंड जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि लिली आ रही है, तो वो जानबूझकर अपने शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है, ताकि वो यहाँ पर लिली को सेड्यूस कर सके। लिली जैसी आती है वैसे ही यहाँ पर वो उसे घूरना शुरू कर देता है, और लिली उसका ब्लैंकेट ऊपर तक उसे उठा देती है, ये कहते हुए कि ठंड बढ़ जाएगी और फिर एलर्जिक रिएक्शन के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर कोल्ड भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसके लिए पॉट जैसे बना कर लाई थी, जो कि यहाँ पर शन खाने से मना कर देता है बिकॉज उसे वेजेस नहीं पसंद थे। और लिली कहती कि चुपचाप खा लो, वरना रात पर यहाँ पर भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर का खाना खाने नहीं दूंगी। और जब यहाँ पर वो उसका ख्याल रख रही थी, तब वो यहाँ पर जानबूझकर उसे किस करता है और कहते कि माफ़ करना, तुम्हारा फेस इतना क्लोज था कि मेरा लिप्स टच हो गया। जिसके बाद वो उसे कहती कि कोई बात नहीं, मैं पूरी रात यहीं पर रुकी हूँ, बुक रीड कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद में तो यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर सोने लग जाता है। मॉर्निंग होती है तब तक लिली वहाँ से जा चुकी थी। उसने यहाँ पर उसे कहा था कि जैसे तुम डिस्चार्ज हो जाओगे मुझे बताना, हमें ओल्ड हाउस भी जाना है यहाँ पर पेरेंट्स से वापस मिलने के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ कर गई थी, जिससे कुछ समय बाद शन यहाँ पर डेजी का कॉल लगा लेता है, जो कि चिप्स भी खाई थी, गेम्स भी खेली थी और एक साथ शन से भी बात करी थी। शन कहते कि मैं तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम मुझसे आंसर करोगी? डेजी बोलते कि देखो, अगर तुम्हें ये पूछा कि तुम मेरी सिस्टर को परस्यू कर पाओगे या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम उसके टाइप के तो बिल्कुल नहीं हो। शन कहते कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो कहते कि ऑफ कोर्स, मेरी सिस्टर दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी मैन यहाँ पर मेरी सिस्टर पर गिव अप नहीं करेगा। और ऐसे भी वो बहुत पिकी है, उसे तो यहाँ पर पहले मेन से बहुत हेट होता था, बट आई डोंट नो कि तुम दोनों के बीच में क्या होगा। तब वो यहाँ पर डेजी से टिप्स मांगना शुरू कर देता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और डेजी कहते कि क्या तुमने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है? शेन कहते कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं एक सिंगर हूँ, डेट करना तो दूर की बात है, लड़कियों से मिलना भी मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड था। जिसके बाद डेजी उसे कुछ एडवाइसेस देती है एंड तब तक फू आकर उसका फोन कट कर देता है, उसके हाथ से टैबलेट और स्नैक्स सब कुछ छीन लेता है। और उसके बाद में यहाँ पर वो बुक और पेन लेकर सभी की सभी चीजें डेजी को पर्सनली सिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर होती है डेजी, जो कि यहाँ पर फू को कॉल करती है, पूछते कि क्या तुम यहाँ पर ऑफिस में हो और बिजी हो? फू कहते कि हाँ, मुझे आने में भी देरी हो जाएगी। डेजी कहते कि ठीक है, तुम काम करो, मैं घर पर आराम कर लेती हूँ। और ऐसा बोलकर कॉल कर कर तुरंत ही यहाँ पर वो कैरियोके में अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लग जाती है और ढेर सारे सॉन्ग्स भी गाती है। लेकिन तब तक यहाँ पर फू उसी कैरियोके की जगह पर आ जाता है। उसे देखकर तो यहाँ पर डेजी के सभी फ्रेंड्स जाकर भाग जाते। डेजी कहती कि माफ़ करना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, बट मुझे लगा कि रात को बाहर आना ठीक नहीं होगा, और ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों को बुला दिया। फू कहते कि क्यों, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर इतना ओल्ड फैशन लगता हूँ? डेजी बोलते कि ऐसी बात नहीं है, पर तुम हमेशा स्ट्रेट फेस लेकर घुमा करते हो। तो फू से कहते कि कोई बात नहीं, एंड इतने में यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है प्रूव करने के लिए कि वो ओल्ड फैशन तो बिल्कुल नहीं है। और ये बात धीरे धीरे यहाँ पर घर तक भी पहुँच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो लंच लेकर पहुँच जाती है फू के ऑफिस से, बट वो देखती कि कोई और भी यहाँ पर फू के लिए लंच लेकर जा रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। एंड यहाँ पर वो होती है उसकी सेक्रेटरी, जो कि फू के लिए लंच लेकर आई थी, और उसके डिफरेंट मोटिव्स ये होते जहाँ पर वो फू को अपने बातों में कब्जा करना चाहती है। लेकिन वो यहाँ पर चला जाता है डेजी के पास में और उन सभी को उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें माफ़ी मांगकर वहाँ से जाना पड़ता है।
तब यहाँ पर वो उसे बता रही थी कि देखो, ये सभी खाने मैंने यहाँ पर अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं, जो कि यहाँ पर फू को बहुत पसंद आता है। वो जाकर यहाँ पर उसे दूसरे रूम में वेट करने के लिए कहता है, बिकॉज वो एक मीटिंग में जा रहा था। और मीटिंग के बाद यहाँ पर उसे कॉल आता है स्टाफ की तरफ से। वो स्टाफ जिसे यहाँ पर फू ने स्पेशली इनवाइट किया था उसे सब कुछ सिखाने के लिए। तब वो स्टाफ यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से मैडम ने तो यहाँ पर बहाने ढूंढ लिए। वो क्लास को यहाँ पर इग्नोर करना चाहती थी, इसलिए वो आपके लिए कुकिंग कर कर आपको पर्सनली खाना देने के लिए वहाँ पर आई हैं। फू कहते कि देखिए, मैंने वहाँ पर आपको इसलिए रखा है ताकि आप मेरी वाइफ को कुछ सिखा सके, ना कि उसे इस तरीके से जज कर सके। जब यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आती है, तब वो यहाँ पर उसके हाथों पर जलने के निशान नोटिस करता है और उसे समझ आता है कि बेचारे ने कितनी मेहनत की है उसके लिए यहाँ पर खाना बनाने के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि घर की ओर लिफ्ट से जा रही थी और उसी समय लिफ्ट यहाँ पर अचानक से उसका बंद पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट का नेटवर्क बहुत ही स्लो एंड कम था। वो जैसे ना तैसे कर शेन को कॉल लगाती है, बट यहाँ पर पूरी बात कन्वे नहीं हो पाती और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती, बिकॉज लिफ्ट में यहाँ पर बंद होना उसके चाइल्डहुड ट्रॉमे में से एक है। उसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही शेन आता है और उसे उठाकर घर ले चला जाता है। तब यहाँ पर जब वो होश में आती है, तब वो उसे बताती है कि किस तरीके से बचपन में वो 3 बार यहाँ पर लिफ्ट में लॉक हो चुकी है, जहाँ पर बहुत समय तक कोई आ ही नहीं पाया था। तब तो उसके पास फ़ोन भी नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर एक बार तो उसकी जान जाते जाते बची है। और यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलते हैं उसे बचाने के लिए। शेन तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है कि अब तो वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होने लगी है एंड यहाँ पर उस पर ट्रस्ट भी करने लगी है। घर जाकर यहाँ पर डेज़ी लिली को कॉल लगाती है, बट यहाँ पर शेन इस कॉल को कट कर देता है और डेज़ी समझ भी जाती है कि ज़रूर शेन ने कॉल कट किया होगा, बिकॉज उसे पता है कि चाहे यहाँ पर सिचुएशन क्यों ना हो, उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट मीटिंग में क्यों ना हो, लिली हमेशा उसका कॉल यहाँ पर पिक करती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वो स्टाफ्स को, जो कि यहाँ पर एज यूजुअल डेज़ी को सभी चीज़ें सिखा रहे होते हैं और पहले से कुछ ज़्यादा यहाँ पर डेज़ी ने इम्प्रूवमेंट किया भी था, लेकिन इतनी जल्दी स्नैक्स को छोड़ पाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। यहाँ पर वो स्नैक्स का बस एक टुकड़ा लेती है और फिर वो स्टाफ स्नैक्स का बॉटल से छीन ही लेती है। एंड फिर बाद में यहाँ पर शेन और लिली चले जाते हैं पेरेंट्स से मिलने के लिए, जहाँ पर एज यूजुअल अंकल ऑलरेडी रूड थे और लिली यहाँ पर डेज़ी नहीं है जो कि ये सब कुछ सहन कर लेगी। तब यहाँ पर वो तो अंकल को मुंह तोड़ जवाब दे देती है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ज़रा से भी शर्म नहीं है कि तुम यहाँ पर अपने से बड़े से इस तरीके से जबान लड़ाई जा रही हो। लिली कहते कि मैं जबान नहीं लड़ा रही, अक्सर जब हम यहाँ पर बड़ों को गलत साबित करना शुरू कर देते और वो सचमुच गलत निकलते, तब उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम यहाँ पर उनके साथ जबान लड़ा रहे हैं। इतने में यहाँ पर वो शेन को लेकर जाने लग जाती, जहाँ पर वो आंटी से भी कहते कि आखिर कब तक अब इन सभी चीज़ों को एंजॉय करती रहेंगी। एंड यहाँ पर वो उन्हें थैंक यू भी बोलती है उन पॉडर्स के लिए और जाने लग जाती है। आंटी सोचती कोई बात नहीं, इतने सालों से मैं शादी में रही हूँ, थोड़े और साल ही सही। वही रात को यहाँ पर फू खुद अपने हाथों से यहाँ पर डेज़ी के लिए खाना प्रिपेयर कर रहा होता है। डेज़ी कहते कि तुम्हें पता है, तुम्हें इन सब बिहेवियर से मैं यहाँ पर तुम्हें डे बाय डे और भी ज़्यादा पसंद करने लग गई हूँ। एंड यहाँ पर फू से कहते हैं कि अब तो तुम मुझे फू बुलाना बंद कर सकती हो। तो वो उसे यहाँ पर कहते हैं कि क्यों, मैं क्या तुम्हें यहाँ पर वाइफ प्रेसिडेंट बुलाऊँ? वो कहता है कि नहीं, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो तुम्हें अब मुझे यहाँ पर हस्बैंड बुलाना चाहिए। डेज़ी कहती कि नहीं, तुमने मुझे मना किया था क्योंकि तुम यहाँ पर उस नाम से यूज्ड टू नहीं थे। पर वो उसे कहता है कि अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ और तुम मुझे वो बुला सकती हो। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जहाँ पर जिस कंपनी में वर्क करने के लिए जाती है उस कंपनी में यहाँ पर एक्चुअल में ओनरशिप फू ले लेता है, ताकि वो हमेशा उसी कंपनी में यहाँ पर प्रेजेंट रहे। उस समय यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी होती है, जो कि कहते कि यार तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। अब डेज़ी सोचती कि फू तो इतना बड़ा इंसान है जहाँ पर सभी लोग उसे जानते हैं, तो क्या पता वो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे। इसलिए वो यहाँ पर झूठ बोलती थी कि हाँ, वो एक्चुअली मिस्टर फू मेरी दीदी के क्लोज फ्रेंड है ना, तो फिर इस वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानते। और ये बात फू को पसंद नहीं आती कि आखिर यहाँ पर डेज़ी उनके रिलेशनशिप को छुपाने की क्यों कोशिश कर रही है। वही दूसरे जब यहाँ पर लोग घर पर आते, तब फू में और डेज़ी में इसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती कि आखिर यहाँ पर डेज़ी सभी के सामने उनका रिलेशन क्यों नहीं आइडेंटिफाइड करना चाहती है। अब डेज़ी बाद में यहाँ पर अपने बेडरूम में जाकर लिली को कॉल लगाती है एंड सोचती है इस बात को शेयर करने के लिए, बट उसे लगता है कि नहीं, लिली को यहाँ पे वो और टेंशन स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती, बस नॉर्मली बात कर कॉल कट कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो ड्रिंक होकर घर पर आता है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बात भी करे या फिर नहीं। वो उसके दरवाजे के बाहर घंटों तक खड़ा था
और फिर भी अंदर नहीं जाता और अपने स्टडी रूम का चला जाता है जहाँ पर डेज़ी ने उसके लिए ऑलरेडी गिफ्ट लेकर रखा हुआ था, जो गिफ्ट उसे बहुत पसंद आता है। और उसे रियलाइज़ होता है कि इन दी एंड डेज़ी उसकी फ़िक्र तो करती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके पास जाकर पर्सनली उन चीज़ों के लिए उससे सॉरी बोलने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी सामने से उसे पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के सामने और कंपनी के सामने तुम्हें एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी आइडेंटिटी रिवील होने नहीं दी। वो कहने लग जाती कि हाँ, आई थिंक शायद से तुम यहाँ पर मुझसे फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं हो और तुम्हारे सेकंड थॉट भी है। तो वो उससे बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेज़ी यहाँ पर बताने लग जाती है कि वो एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है कि सभी मुझे यहाँ पर इमेच्योर बुलाते। इनफैक्ट कोई भी यहाँ पर ये नहीं सोचता कि मैं फू फैमिली को कभी बिलोंग भी कर सकती हूँ या फिर इस घर की डॉटर इन लॉ बन सकती हूँ। इसलिए कोई यहाँ पर तुम पर मजाक ना बना कर रख दे या फिर कोई तुम पर ब्लेम ना करे, इसलिए बस मैं इन सभी चीज़ों को बोलना नहीं चाहती थी। रीज़न जानती यहाँ पर फू को बहुत बुरा लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर वो जैसी भी है वो उसे वैसे एक्सेप्ट करता है और वो वैसे ही खुश है। उसे नहीं पता था कि डेज़ी अपनी चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगी, तब वो उन चीज़ों के लिए भी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर लोग ऑफिस में होते हैं जहाँ पर बार बार वो डेज़ी को अपने कैबिन में बुला रहा था, वो भी किस लिए, ताकि वो खुद सामने से यहाँ पर उसके लिए पेस्ट्री दिला सके, उसे यहाँ पर चीज़ें खिला सके। डेज़ी बोलते कि कब तक तुम ऐसे मुझे बुलाते रहोगे, कोई काम तो नहीं इम्पोर्टेंट। वो कहते कि नहीं, तो वो उसे कहते कि ठीक है तो मैं जाती हूँ बिकॉज मैं सचमुच यहाँ पर बहुत बिजी हूँ। एंड जाते हुए यहाँ पर वो उसे किस्से कर जाती है, जिस किस्से तो यहाँ पर फू का हार्ट बीट फास्ट ही होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे यहाँ पर डेज़ी एक दूसरे से मिलते, जहाँ पर वो लोग गए थे मदर इन लॉ से मिलने के लिए। और समय यहाँ पर वो लोग आर्ट गैलरी में आए हुए थे, जहाँ पर उन पेंटिंग्स को देखकर तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो चुके थे। हम यहाँ पर फू और शैन को देखते, जहाँ पर दोनों के दोनों छुपके से यहाँ पर उनके ऊपर नजर टिकाए बैठे हुए थे। लेकिन बस वहाँ पर वो दोनों ही नहीं थे, इनफैक्ट यहाँ पर उनके डैड भी छुपके से वहाँ पर आए हुए थे। मगर उनकी वाइफ जो यहाँ पर उन्हें बिन बताए आई थी, उन्होंने कहा तो था कि वो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ से मिल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें थोड़ा सा डाउट था बिकॉज यहाँ पर जिस आर्ट गैलरी में वो लोग जा रहे वो आर्ट गैलरी मिस्टर वो ओन करते, जो कि यहाँ पर आंटी के फर्स्ट लव थे। वो जैसे यहाँ पर आंटी और उन दोनों को साथ में देखते सोचने लग जाते कि हमारी शादी को इतना साल हो गए, क्या अभी भी यहाँ पर मेरी वाइफ उस वो के लिए फील करती है। इतने में वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है जो पूछता है कि सॉरी बट सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ पर है। शैन बोलता है कि गधा, सीढ़ियाँ इसको नजर भी नहीं आती, और वो सीढ़ियाँ उन्हीं के पीछे थी। जहाँ पर डेज़ी मुड़कर उन्हें स्टेप्स बताती है, तुरंत ही वो दोनों छुपते और तब यहाँ पर बच्चे अपने डैड को भी देख लेते। डेज़ी बोलती कि सिस्टर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी अभी फू और शैन उन दोनों को देखा। तो वो लोग जाकर चेक करती है और वो तीनों यहाँ पर उन्हें दिख जाते। उस समय तो अंकल भी यहाँ पर बड़े रूडली बात कर रहे थे और ऑलमोस्ट झगड़ा होने वाला था, बट आंटी यहाँ पर आकर उन सबको शांत करवाती हैं। तब तक मिस्टर वो यहाँ पर पेंटिंग लेकर आते, जिस पेंटिंग को देखती अंकल कहते कि लगता तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद लूँगा। मिस्टर वो कहते कि देखिए ये कोई सेल के लिए नहीं है, ये असल में यहाँ पर आपकी वाइफ के लिए ही है। अंकल कहते कि हाँ हाँ पता है, लेकिन मैं इसे परचेस करना चाहता हूँ, फ्री में रखना नहीं चाहता, मेरी असिस्टेंट यहाँ पर तुमसे कांटेक्ट कर लेगी। ये बोलकर यहाँ पर मिस्टर वो भी अग्री करते बिकॉज उन्हें पता है कि इनके साथ डिबेट कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड यहाँ पर अपनी फ्रेंड का गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। एंड इस चीज़ के बाद यहाँ पर तो वो चारों जन बहाना देकर वहाँ से चले जाते। इनफैक्ट वो तो यहाँ पर डेज़ी को उठाकर ले जा रहा होता है। अंकल और आंटी के बीच में एकदम सन्नाटा सा छा गया था बिकॉज उनके पास कुछ बात करने के लिए रहता ही नहीं है। वही दूसरे अंकल यहाँ पर कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को कॉल करके बताते कि मैं 10-15 मिनट्स में घर पहुँच जाऊँगा, फिर हम साथ में बैठकर यहाँ पर लंच कर सकते। और वो ये जानबूझकर करते ताकि यहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ में और टाइम स्पेंड कर सके और उनका दिल बहलने ना दे। इतने में यहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड को भी कॉल करता है जो कि आर्टिस्ट है, और वो उससे यही पूछ रहा था कि आखिर आर्टिस्टिक पीक्स को अप्रिशिएट कैसे किया जाता है। और ये सब कुछ जानने के बाद जब वो घर आते तब यहाँ पर वो आंटी की उस पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं। आंटी भी यहाँ पर हैरान थी कि आज से पहले तो कभी यहाँ पर मुझे इस पेंटिंग का अप्रिसिएशन मिला नहीं, और आज अचानक से क्यों। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे बाहर लेकर आ जाता है बिकॉज अक्सर वो घर पूरे दिन बैठती है फिर ऑफिस जाती है। डेज़ी बोलती कि तुम मुझे बाहर लेकर क्यों आए। तब वो उसे कहता कि देखो तुम्हें यहाँ पर बाहर के खाने बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए ढूंढा है जिसकी पेस्ट्री यहाँ पर बहुत हेल्दी है।
नो शुगर है लेकिन फिर भी तुम्हें स्वीट लगेगी बिकॉज इसके अंदर जैगरी से बना गया और तुम्हें टेस्ट भी पता नहीं चलेगा। वो खाने पर यहाँ पर डेज़ी को वो डिशेस बहुत पसंद आती है। और इन चीज़ों में हमें एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि फू तो डेज़ी को बदलना बिल्कुल नहीं चाहता। वो जैसी है वो उसे वैसी ही रख रहा है। इनफैक्ट वो खुद यहाँ पर डेज़ी के लिए बदल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर डेज़ी अकॉर्डिंग टू क्लासी लेडी ड्रेस होकर आई थी। वो फू से कहती है कि मैं दिख रही हूँ ना अच्छी, मैंने तुम्हें एम्बेरस नहीं किया ना। तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम बहुत प्रीति दिख रही हो, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर वो पेस्ट्रीज इंजॉय करने लगती है। एंड यहाँ पर गेस्ट में से कुछ बिच्छी लेडीज होती है जो कि यहाँ पर डेज़ी को देखते उसे जज करना शुरू कर देती है। और उन्हें पता होता है कि डेज़ी की शादी यहाँ पर फू से हुई है। हालांकि उन लोगों को उन रूमर्स के बारे में भी पता था। डेज़ी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है लेकिन तब तक वहाँ पर लिली आ जाती है। तब यहाँ पर डेज़ी कुछ बोल ही नहीं पाई थी। लिली कहती कि देखो इट्स ओके, मैं हूँ तो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। एंड तब डेज़ी उसे बता दे कि उसे ये कपड़े बहुत हैवी लग रहे हैं, उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तब लिली कहते कोई बात नहीं हम चेंज कर आ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लोग चेंज कर आता है और उस समय यहाँ पर एक नेकलेस को लेकर ऑक्शन शुरू होता है जहाँ पर वो सेक्रेटरी भी मौजूद थी। और वो तो यहाँ पर प्राइस बढ़ाई जा रही थी जिसके ऊपर यहाँ पर उसका और साथ ही साथ डेज़ी का झगड़ा शुरू हो जाता है बिकॉज वो खुद सामने से यहाँ पर डेज़ी को ट्रिगर कर रही थी। डेज़ी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो पीछे खड़ा है बट वो कुछ बोल नहीं रहा है। तब तक यहाँ पर लिली आ जाती है सीधा 6 मिलियन कहते हुए बिकॉज यहाँ पर वो किसी हालत में वो नेकलेस अपने सिस्टर के लिए लेना चाहती थी। उसी वक्त यहाँ पर फू को अंदर की ओर बुलाया जाता है जहाँ पर अंकल उसे बता रहे थे कि 3 मंथ ऑलरेडी पास हो चुके हैं, लड़की अभी भी कुछ सीख नहीं पाई है, तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पर डिसीजन ले लेना चाहिए। ये सभी बातें यहाँ पर बेचारी डेज़ी सुन रही थी। डिवोर्स वाली बातें भी उसे पता चल जाती है। वो कहता है कि डैड मैं उसे सिखा दूंगा सब कुछ। उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में नहीं पता था इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। डेज़ी को ये बात जानकर यहाँ पर बुरा लगता है कि फू उसे यहाँ पर पसंद नहीं करता। वो तो सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर एक अच्छी और एक क्लासी वुमेन को अपनी वाइफ बनाना चाहता है जो कि मैं हूँ नहीं, और वो मुझे उसमें बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वो यहाँ पर उस इवेंट में वापस से बाहर की ओर जाती है जहाँ पर वो शिया जानबूझकर आकर उसके ऊपर वाइन गिराने वाली थी लेकिन वो वाइन दोनों के ऊपर गिर जाती है। पर शिया बात का पतंग कर अपनी बातों को लेकर बनाना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर डेज़ी से मुंह तोड़ जवाब देती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम हमेशा मेरे साथ ये सब कुछ करती रहती हो, जाओ जाकर चेंज कर लो वरना रिपोर्टर्स तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो वो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना देंगे। इतने में गुस्से में यहाँ पर श्रेया से धक्का मारने वाली थी लेकिन तब तक वहाँ पर फू आ जाता है डेज़ी को संभालने के लिए और उस समय यहाँ पर वो उसे बड़े ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ पर डेज़ी भी उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देती है। शिया असल में यहाँ पर घर की बहू बनने वाली थी बट यहाँ पर चियांग फैमिली के अलायंस की वजह से वो शादी नहीं हो पाई। डेज़ी उसे कहते हैं कि शिया मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर मिसेस फू बनने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट हो, इतनी कि तुम यहाँ पर एक ह्यूमन को भी हर्ट कर दोगी। और ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग उसे जज करना शुरू कर देते कि आखिर ये वुमन कितनी ज़्यादा कनिंग पर्सन है। इसके बाद में जब यहाँ पर वो लोग वापस से लॉबी एरिया में आते, डेज़ी यहाँ पर रोते हुए फू से सॉरी बोलने लग जाती कि सारी गलती यहाँ पर मेरी है, मुझे यहाँ पर मैच्योर बिहेव करने नहीं आता एंड आई डोंट थिंक सो कि अब हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ रह सकते, इसलिए डिवोर्स ले लेना ही बेहतर होगा। फू को बिलीव नहीं होता कि डेज़ी सामने से डिवोर्स वाली बात कर रही है। तब तक यहाँ पर अंकल आ जाते और इस सेकंड मैटर के लिए यहाँ पर वो डेज़ी पर चिल्लाते हैं। फू को बहुत गुस्सा आता है अपने डैड के ऊपर बट वो यहाँ पर अपने डैड के सामने एक आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा था। इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है और साथ साथ लिली भी। एंड शैन यहाँ पर लिली को समझा रहा था इस मैटर से बाहर आने के लिए बिकॉज ये मैटर पर्सनली डेज़ी का और फू का है। लिली कहती है कि देखो मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे डैड से डरती नहीं हूँ और मैं इन जस्टिस के खिलाफ ज़रूर बोलूँगी। वो मेरी सिस्टर है, उसने भले गलती की हो या ना की हो, मेरा पूरा हक बनता है यहाँ पर उसके साइड लेना और उसे प्रोटेक्ट करना। और मैं उसे लेके फिलहाल यहाँ से जा रही हूँ। नेक्स्ट मंडे हम यहाँ पर सीधा सिविल ब्यूरो मिलेंगे ताकि हम यहाँ पर डिवोर्स को सर्टिफाइड करवा सके। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। और बस इतना ही नहीं, तब तक यहाँ पर आंटी भी आ जाती है गुस्से में कि लिमिट्स होती है चीज़ों की भी। आखिर तुम यहाँ पर परफेक्ट वुमन किसे बनाना चाहते हो, एक काम क्यों नहीं करते, एक एआई सिस्टम को खरीद कर रोबोट बनवा लो और उसे इस घर की डॉटर इन लॉ बनवा लो। आज तुम दिनों ने जो यहाँ पर किया है डेज़ी के साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं भी डिवोर्स फाइल कर रही हूँ और वो भी कल के कल। ऐसा बोलकर आंटी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो शन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि देखो
आप दोनों डिवोर्स ले सकते हो लेकिन मैं नहीं, बिकॉज़ मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को बहुत लव करता और मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। इतना सब कुछ बोलने पर भी यहाँ पर अंकल और फू तो कुछ बोलते ही नहीं है। शन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फू, यहाँ पर तुम अपनी वाइफ को लेकर इतने इग्नोरेंट क्यों बनते हो? क्या तुम कभी उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकते? और आप तो यहाँ पर मॉम के साथ इतने सालों से है कि आप दोनों को समझ भी आ रहा है कि आप दोनों के इग्नोरेंस की वजह से और आप दोनों की इस अक्कड़ की वजह से ये सब कुछ होता आ रहा है। लगता है यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रेस्टीज फैमिली से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि पर्सनली सामने वाला क्या सुनता है। अकेले खुद ही शादी कर लेना। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल सोचते कि कोई बात नहीं, बस मेरी वाइफ थोड़ी सी गुस्सा है, रात को मैं यहाँ पर से सॉरी बोल दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये बात तुम्हारी वाइफ की, तो वो तो सचमुच बहुत नटोरियस है। वो एक स्पॉइल्ड वुमन है जहाँ पर उससे डिवोर्स दे देना ही ठीक होगा। तब वो यहाँ पर अपने डैड से कहते कि देखिए, आप डेज़ी को ऐसे नहीं बुला सकते। प्रॉब्लम यहाँ पर डेज़ी में कुछ भी नहीं है। वो मेरी वाइफ है और मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। बात सिंपल सी है। ये बात सुनते यहाँ पर तो अंकल को और गुस्सा आ जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो घर पर आती है अपना सारा लगेज ले जाने के लिए। तब यहाँ पर फू से रुकता है, कहते कि देखो, गुस्से में और इम्पल्सिवनेस में आकर ये डिसीजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए। डेज़ी कहती कि नहीं, मेरा जो डिसीजन है वो मेरी सिस्टर का भी डिसीजन है। ऐसा नहीं कि वो मुझे यहाँ पर प्रवोक कर रही है। शायद ये डिसीजन मुझे यहाँ पर पहले ही बना लेना चाहिए था और इस चीज़ के लिए कभी अग्री नहीं करना चाहिए था। माना कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योर नहीं हूँ, माना कि मैं यहाँ पर चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाती, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पर काइंड वुमेन ज़रूर हूँ जो कि कभी किसी का बुरा नहीं होने दे सकती है। मुझे इतना तो पता है कि कब लिमिट्स को क्रॉस किया जाता है। ऐसे भी शुरुआत में मुझे लगता था कि ठीक है, मैं एक बेटर वुमेन बनकर दिखा सकती हूँ, मैं भी यहाँ पर अपनी सिस्टर जैसे बनूंगी। बट मैं लिली नहीं हूँ, मैं डेज़ी हूँ। मेरी अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है और मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती वो पर्सन नहीं बन सकती जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और ऐसे भी तुम रहो अपने डैड के साथ में, तुम मानो उनकी बातें, बट मैं यहाँ पर एक बात समझ चुकी हूँ कि लव वो नहीं है जिसके लिए फाइट कभी नहीं किया जा सकता। और ऐसा उसे गुड बाय बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। और वही दूसरा, जब यहाँ पर वो अपने स्टडी रूम में बैठा था, तब कंटिन्यूसली यहाँ पर उसे डेज़ी की याद आ जाती थी। वो हर एक मोमेंट जहाँ पर डेज़ी दिन में ऐसा एक सेकंड भी नहीं जाता जब वो सैड होती है, अपसेट होती है, वो एवरी टाइम यहाँ पर एकदम चार्मिंग रहती है और एनर्जेटिक रहती है। तब यहाँ पर उसे डेज़ी की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर शैनन से कॉल करता है एंड कहता है कि क्यों, अब समझ में आ रहा है कि डेज़ी के बिना तुम्हारे यहाँ पर दिन तक है, तुम्हारी जिंदगी भी खराब जा सकती है। वो यहाँ पर कॉल कट करने वाला था, बट यहाँ पर शन कहते कि सुन लो, तुम्हारा छोटा भाई ही हूँ, एडवाइस ही दूंगा, तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं। तब यहाँ पर वो उसे एडवाइस देते हुए समझाता भी है, बट वो फिर भी यहाँ पर उससे कॉल को कट कर देता है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वो के रियल साइड को, जो कि यहाँ पर हैवीली ड्रिंक करने के बाद आता है। वो उस बनी को लेकर पकड़ कर बैठा हुआ था जो कि यहाँ पर डेज़ी को बिलोंग करता है और वो बस यही सोच रहा था कि आगे डेज़ी घर वापस कब आएगी। इतने में यहाँ पर आ जाता है शन, जहाँ पर शन उसे डेज़ी दिखाई दे रही होती है। वो बड़ी प्यार से उससे बात करता है। शन को कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि वो उसे डेज़ी समझ रहा है, बिकॉज यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे जो बढ़ रहा था, तो वो उसे समझा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता। वो कहता है कि डेज़ी, मैं सब समझ रहा हूँ, अब तो तुम यहाँ पर अपने आप को डेज़ी भी नहीं बुलाना चाहती, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। एंड शन को अपने खुद के भाई को ही एक पंच मारना पड़ता है ताकि वो चुपचाप से सो जाए और ऐसे ड्रामे ना करे। वही दूसरे यहाँ पर लिली और डेज़ी एक साथ में होते हैं, जहाँ पर लिली डेज़ी से पर्सनली पूछती है कि तुम एक बार ये लेके भूल जाओ कि यहाँ पर फू का कोई डैड है, और अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर फू को एक्सेप्ट करोगी? अगर वो तुम्हारे पास आता है, क्या तुम यहाँ पर सचमुच उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हो, या फिर क्या तुम उसे पसंद करती हो? डेज़ी के पास इन सभी चीज़ों का कोई आंसर नहीं होता, बिकॉज वो कंफ्यूज थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो सब कुछ है भी तो फिर क्या यहाँ पर फूस के लिए फाइट बैक करेगा भी। तभी यहाँ पर लिली उसे एक वीडियो दिखा रही थी, वो वीडियो जो कि यहाँ पर शन ने लिली को भेजा हुआ था वो का, जहाँ पर वो किस तरीके से बार बार डेज़ी का नाम लेके जा रहा था और उसे वापस आने के लिए कह रहा था। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि नेक्स्ट जब ऑफिस में आती है तो उसके लिए प्यारा से बुके प्रिपेयर किया हुआ था, एक ऐसा बुके जहाँ पर वो उसके सभी स्नैक्स रखे हुए थे। उसे पता था कि वो किसने प्रिपेयर किया और उसमें यहाँ पर सॉरी का नोट भी था, पर फिर भी यहाँ पर वो बेचारी बहलाती फिसलाती नहीं है। वो चुपचाप यहाँ पर बैठती और फाइल अंदर देने के लिए जाती है, जहाँ पर फू से बात कर उसे सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन डेज़ी ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। वो कहती कि माफ़ करना, मैं वो परफेक्ट वुमेन नहीं बन पाऊंगी जैसा तुम चाहती हो, इसलिए बेहतर होगा अगर हम सेपरेट हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शेन को, जो कि कंटिन्यूसली इतनी तन भी लिली का इंतजार कर रहा होता है। तब वो लिली को समझाता है कि देखो,
मैं तुमसे डिवोर्स लेना नहीं चाहता, बिकॉज़ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे लव करता हूँ और अगर इस चीज़ के लिए मुझे अपने डैड को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूँगा और अपनी मॉम को भी अपने साथ लेकर आ जाऊँगा। बट मैं तुम्हें और अपनी मॉम को अपने आप से सेपरेट होने नहीं दे सकता। इतने में यहाँ पर दोनों एक-दूसरे को किस करने लग जाते, जहाँ पर लिली को रियलाइज़ तो होता है कि शन एटलीस्ट यहाँ पर उनकी तरह थिंकिंग तो नहीं रखता। वहीं दूसरे में यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जो कि आंटी का 8 गाली देते तक रात तक पीछा कर रहे होते। जब यहाँ पर वो को और आंटी को एक साथ देखते तब गुस्से में अपने पैर को यहाँ पर वो भी एक कॉलम से मारते। वो कॉलम जिनसे उनका पैर तो यहाँ पर टूट ही जाता है ऑलमोस्ट। फिर बाद में यहाँ पर वो घर जाते जहाँ पर उनके पैर में अलग से पेन था और दिल में अलग से पेन। वही दूसरा जब यहाँ पर वो घर पर जाते तब यहाँ पर देखते कि किस तरीके से डिवोर्स का नोटिस उनके घर तक आ जाता है। एंड यहाँ पर आंटी इस बार अपने आप को चुनना चाहती है, ना कि अपने फैमिली को, बिकॉज वो इतने सालों से अपनी एंटायर लाइफ अपने फैमिली को डेडिकेट करती आई है और अपने सभी चीज़ों को भुला चुकी है। बट इस बार यहाँ पर वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं लिली को और शन को, जो कि यहाँ पर एक बड़े से रैबिट को लेकर आ जाते हैं डेज़ी को अपलिफ्ट करने के लिए। वो रैबिट यहाँ पर डेज़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था, वो भी छोटी छोटी, जो कि यहाँ पर डेज़ी को हैप्पी करती है। लेकिन तब यहाँ पर डेज़ी को पता चलता कि वो रैबिट फूई है। वो यहाँ पर मास्क हटाता है, सॉरी बोलता है, ये कहते हुए कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर मैं अपने डैड से भी फाइट कर सकता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अगर अपनी डैड की बातों को मानूंगा, समझूंगा और सुनूंगा तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बट नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ जहाँ पर मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए और कोई चीज़ गलत है तो उस चीज़ के लिए मुझे मेरे डैड से फाइट ज़रूर करनी पड़ेगी, और अगर वो चीज़ तुम हो तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। डेज़ी को यहाँ पर अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो उसे यहाँ पर रियश्योर तो कर रहा है। तब यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस करते, विच मीन्स कि अब यहाँ पर इन कपल्स के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो चुका था और साथ साथ आंटी भी अपने पैशन को फॉलो कर रही होती है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।